हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द CMA एकेडमी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो PGVP है। PGVP में हम एक्सपेंडिचर पार्ट कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम PGVP का सेकेंड लेक्चर करने वाला है, जिसमें हम टॉपिक कवर करेंगे एक्सपेंडिचर अलाउड अंडर PGVP। तो सेक्शन 35D की बात करेंगे आज हम। आज का हमारा टॉपिक सेक्शन 35D का ही है, जिसका नाम है प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर। प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है कि जो भी खर्चे हम लोगों ने चाहे बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, बिजनेस रजिस्टर्ड या कमिटमेंट करने से पहले किए हों, या बिजनेस रजिस्टर्ड या कमिटमेंट करने के बाद किया हो, वो सारे खर्चे यहाँ पे अलाउड होंगे। किन को अलाउड होगा, किन को अलाउड नहीं होगा, कौन कौन से खर्चे अलाउड होंगे, कौन कौन से खर्चे अलाउड नहीं होंगे, वो आज हम यहाँ पे बात करेंगे सेक्शन 35D में। तो चलिए एक बार प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर को पढ़ लेते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या कहता है। सेक्शन 35D प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर इज़ अलाउड ओनली टू इंडियन कंपनी और रेजिडेंट असेसी। अलाउड किसको है? ये इंडियन कंपनी को और रेजिडेंट असेसी को। मतलब जो रेजिडेंट असेसी है उनको अलाउड है। रेजिडेंट असेसी मतलब आपको रेजिडेंशियल स्टेटस को अच्छे से पढ़ना चाहिए, और अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको पता है कि रेजिडेंट असेसी कौन होता है। जो ROR होता है या फिर R होता है वो भी रेजिडेंट कहलाएगा। ठीक है, ROR मतलब ROR और R, रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट, वो कहलाता है ROR और रेजिडेंट कहलाता है। ये दो टाइप के हैं। मैं आपको इसकी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। अभी तो हम फिलहाल PGVP कर रहे हैं। फिर आगे हम बढ़ते हैं कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर किसको अलाउड होता है कि जो इंडियन कंपनी है और जो रेजिडेंट असेसी है। अदर देन कंपनी, कंपनी को छोड़ के जो सिर्फ कंपनी लिखा रहेगा उनको नहीं मानेंगे। जो इंडियन कंपनी होगा उनको ही ये अलाउड होता है। ठीक है, अदर देन कंपनी इट मीन फॉरेन कंपनी एंड NR विल नॉट अलाउड टू क्लेम डिडक्शन फॉर प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर। प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर कौन क्लेम नहीं कर सकता? प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर एक NR क्लेम नहीं कर सकता और एक फॉरेन कंपनी क्लेम नहीं कर सकती। ठीक है, तो अलाउड किसके किसके लिए है? अलाउड है एक तो इंडियन कंपनी के लिए, एक इंडियन कंपनी के लिए अलाउड है। दूसरा, वो रेसिडेंट असेसी होना चाहिए। रेसिडेंट असेसी होना चाहिए, ये दो लोग क्लेम कर सकते हैं। रेसिडेंट असेसी होना चाहिए, रेजिडेंट असेसी होना चाहिए। ये दो चीज़ें अगर फुलफिल होता है तो वो सेक्शन 35D का डिडक्शन क्लेम कर सकता है। ये दो लोग सेक्शन 35D का डिडक्शन क्लेम कर लेंगे। ये दो चीज़ था इसके डेफिनेशन में, ये मेन पॉइंट था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे कौन कौन से खर्चे हैं जो इनको अलाउड किए जाएंगे? ठीक है, तो एनी टाइप ऑफ असेसी, किसी भी प्रकार के असेसी हों लेकिन रेजिडेंट होना चाहिए। असेसी किसी भी प्रकार के हों लेकिन रेजिडेंट होना ज़रूरी है। असेसी किसी भी प्रकार के हों लेकिन रेजिडेंट होना ज़रूरी है। ठीक है, ये यहाँ पे है। पहला, प्रिपरेशन ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट प्रिपरेशन कराए। ठीक है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन कराए। बिजनेस सर्वे में अगर कोई एक्सपेंसेस हुए हैं, एनी सर्वे ऑफ बिजनेस, एनी सर्वे फॉर बिजनेस, कोई भी एक्सपेंसेस किया हो तो भी यहाँ पे आपको डिडक्शन क्लेम मिल जाएगा। इंजीनियरिंग सर्विस ली हो या इंजीनियरिंग सर्विस ली हो तो आपको यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा। कोई लीगल चार्जेस दिया हो तो भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा। इसमें कंडीशन क्या है? कंडीशन कुछ इस तरह का है कि अगर असेसी ने इंकर्ड किया है हिमसेल्फ और कंसर्न किया है अप्रूव्ड बाय CBDT, तो यहाँ पे ये डिडक्शन क्लेम कर लेगा। क्या कहता है? इंकर्ड बाय असेसी हिमसेल्फ और कंसर्न अप्रूव्ड बाय CBDT। कंसर्न अप्रूव्ड करना चाहिए। ठीक है, और अगर असेसी ने खुद किया है तो भी वो एक्सपेंडिचर क्लेम कर सकता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ कंपनी कौन सी होनी चाहिए? इंडियन कंपनी होनी चाहिए। इंडियन कंपनी होगी
तो ये डिडक्शन क्लेम कर लेगी। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग एक्सपेंसेस ऑफ एमओए और एओए को बनाना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को ड्राफ्ट कराने का जो एक्सपेंसेस होता है वो क्लेम कर सकता है यहाँ पे। और अगर एमओए और एओए को अगर उसने प्रिंट करके प्रिंटिंग एक्सपेंसेस पे कुछ खर्चे किए हैं, मतलब प्रिंट करवाया है, तो भी यहाँ पे जो एक्सपेंसेस किए हैं उनको यहाँ पे क्लेम कर लेंगे वो लोग। ठीक है, रजिस्टर ऑफ कंपनी को रजिस्ट्रेशन करने में जो फीस लगी है वो भी यहाँ पे क्लेम कर लेंगे। इशूइंग एक्सपेंसेस फॉर शेयर और डिवेंचर में जो इशू करने पे एक्सपेंसेस लगे हैं वो भी यहाँ पे ये लोग क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे इन केस ऑफ कंपनी था और इन केस ऑफ एसएससी के मैंने आपको बता दिए। अब हम आते हैं आगे की बात है, आगे क्या हो रही है कि मैक्सिमम एलिजिबिलिटी क्या है इनकी प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर की। मैक्सिमम कितना एलिजिबल है इन केसेस में, कौन कौन से केसेस में, इन केस ऑफ कंपनी और इन केस ऑफ अदर देन कंपनी। ठीक है, अदर्स मतलब जो एसएससी होते हैं। तो क्या है, अगर कंपनी के केस में देखें तो हायर ऑफ 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का मतलब है तुम्हारे फर्स्ट ईयर एंड के, बिजनेस के स्टार्ट होने के फर्स्ट ईयर एंड के जो टोटल फिक्स एसेट है उसकी कॉस्ट, एग्रीगेट कॉस्ट लेनी है, फिक्स एसेट की एग्रीगेट कॉस्ट लेनी है। ठीक है, वो और कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों में से जो हायर होगा उसका 5% निकालेंगे। कंपनी को इतना मैक्सिमम एलिजिबल होगा डिडक्शन क्लेम करने के लिए। ठीक है, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, एक क्वेश्चन देख लो, एग्जांपल है। जैसे कि मान लो कि एक इसका कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट जो है वो है 5 लाख रुपए और कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 3 लाख रुपए है। दोनों का डिफरेंस आया, हायर हमारा 5 लाख रुपए है। ठीक है, हायर हमारा 5 लाख रुपए है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि कंपनी के केस में, पहला पॉइंट समझा रहा हूँ, इस केस में क्या है, कंपनी केस में हायर ऑफ बहुत, दोनों में से जो हायर होगा उसका 5% लेंगे। तो 5 लाख का 5% 25,000 रुपये होता है। 25,000 रुपये होता है। ठीक है, 25,000 रुपये होता है। यही बोल रहा हूँ मैं, दोनों में से जो हायर होगा, ठीक है, उसका 5% हम यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, तो 5% हमारा कितना आएगा, 25,000 रुपये। ठीक, ये होता है कंपनी के केस में। और अगर हम कंपनी केस में ना देखें तो अब आता है कि अदर वाले में, तो अदर में क्या बोलते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का 5%। मतलब यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट अगर 6 लाख रुपए है तो 6 लाख का 5% 30,000 रुपीज़, ये हो जाएगा 30,000 रुपीज़, जो हो जाएगा हमारा 30,000 रुपीज़ हमारा हो जाएगा ये कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, जो मैक्सिमम एलिजिबिलिटी मिलेगी, इनको मैक्सिमम एलिजिबिलिटी मिलेगी। ठीक, ये हो गया अदर के केस में, मैंने आपको समझा दिया। चलो अदर के केस में हम पढ़ लेते हैं। अदर के केस में लिखा है कि इनको डिडक्शन मिलेगा 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का। ठीक है, ये मैक्सिमम एलिजिबिलिटी बता रहा हूँ मैं, मैक्सिमम एलिजिबल बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, क्या बता रहा हूँ, मैक्सिमम एलिजिबल। अब आते हैं आगे कि एक्सपेंसेस अलाउड कैसे होगा इनको। सेक्शन 35D में एक्सपेंसेस कैसे अलाउड होंगे वो चलिए देख लेते हैं। जैसे कि मान लो कि इनका जो एक्चुअल एक्सपेंसेस आएगा, ठीक है, ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर और लगाया यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट, जो अभी मैंने आपको बताया ऊपर, मैक्सिमम लिमिट कंपनी केस में हायर ऑफ 5%, बॉच में से जो हायर आएगा वो 5% उसका, और जो अदर वाले में है उसका कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का 5%। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल एक्सपेंसेस का मतलब मैं आपको बता दूँ क्या होता है। एक्चुअल एक्सपेंसेस का मतलब ये है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ कि किसी कंपनी ने यहाँ पे एक एसएससी ने फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनवाया। ठीक है, यहाँ पे 10,000 रुपये लगाए। ठीक, यहाँ पे और इन्होंने क्या किया, लीगल चार्जेस भी दिए। ठीक है, 5,000 रुपये,
इससे टोटल करें कितना हो गया 15,000 हो गया। ऐसे जो भी उन्होंने एक्सपेंसेस किया उसको कहते हैं हम एक्चुअल एक्सपेंसेस। ये हमारा आ गया एक्चुअल एक्सपेंसेस। क्या आ गया ये हमारा एक्चुअल एक्सपेंसेस। अब इसमें क्या है, अब इन्होंने क्या किया, जो ये एक्चुअल एक्सपेंसेस आया है इसको हम एक तरफ लिख लेंगे। ये हमारा एक्चुअल एक्सपेंसेस कितना है 15,000। अब मैं इसको हटा रहा हूँ तो हमारा एक्चुअल एक्सपेंसेस कितना है 15,000। और मान लो कि जो हमारा मैक्सिमम लिमिट है वो आ गया हमारा 20,000। मान लो हम लोगों ने मैक्सिमम लिमिट जो कैलकुलेट कर लिया 20,000 रुपये आ गया, ठीक है 20,000 रुपये आया है। यहाँ से बोला कि जो दोनों का लोअर होगा, जो दोनों का लोअर अमाउंट होगा, दोनों का लोअर अमाउंट क्या है, लोअर अमाउंट है हमारा 15,000 रुपीज़। दोनों का जो लोअर अमाउंट होगा वो हमें 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में 5 साल में हमें रिडक्शन क्लेम करने को मिलेगा। 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में 5 साल में हमें रिडक्शन क्लेम करने को मिलेगा। तो इसको 5 से डिवाइड करो, कितना आएगा 3,000 रुपीज़ आएगा। तो 3,000 रुपये हमें 5 साल तक का रिडक्शन क्लेम हम कर सकते हैं। ऐसा ये हमें सेक्शन 35D का एक्सपेंसेस बताता है, ठीक है। तो क्या है कि जो भी एक्चुअल एक्सपेंसेस हम खर्च करेंगे प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर में, और जो मैक्सिमम लिमिट होगा उसका जो लोअर अमाउंट होगा विल बी ऑथराइज्ड अंडर 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट फर्स्ट 5 ईयर। पहले 5 साल तक का ये हमें डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट का। मैंने आपको एग्जाम्पल करके बता दिया है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ प्रोविज़न है, कुछ पॉइंट है जो हमें समझना है कि यहाँ पे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि मे बी इंकर्ड बिफोर कमिटमेंट ऑफ बिजनेस और आफ्टर कमिटमेंट ऑफ बिजनेस। मतलब बिजनेस कमिटमेंट करने से पहले के एक्सपेंसेस या बिजनेस कमिटमेंट होने के बाद, बिजनेस कमिटमेंट हो गया उसके बाद के जो एक्सपेंसेस हैं उनके खर्चे जो भी हैं यहाँ पे अलाउड होगा। अगर हम लोगों ने बिजनेस कमिटमेंट करने के पहले खर्चे कर रखे हैं, मान लो हमारा बिजनेस कमिटमेंट हुआ है 1 अप्रैल 2016 में, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने अपना बिजनेस कर दिया, रजिस्टर्ड कर दिया और बिजनेस हमारा चालू हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने अपना बिजनेस रजिस्टर्ड किया है और यहाँ पे हम लोग अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मान लो कि हमारा 2 लाख का खर्चा आया है, ठीक है। 2 लाख हमारा एक्सपेंसेस अलाउड हो रहा है पर आने वाले फर्स्ट 5 सालों में 2 लाख रुपए का हमें एक्सपेंसेस अलाउड हो रहा है, ठीक है। तो ये एक तो हो गया कि जो भी हम लोगों ने खर्चा किया है इस ड्यूरेशन में, जो भी हम लोगों ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने से जो पहले हम लोगों ने जो खर्चा किया है वो सारे खर्चे यहाँ पे तो अलाउड हो जाएंगे आने वाले 5 सालों में, 5 ईयर्स में, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग इसके बाद अगर हम लोग खर्चा करते हैं, अगर हम लोग इसके बाद खर्चा करते हैं, कुछ एक्सपेंसेस करते हैं, तो हमें वो क्या होगा, वो किस लिए कब अलाउड होगा, अगर इसके बाद हम अगर खर्चा करते हैं, एक्सपेंसेस करते हैं, तो अगर हम बिज़नेस को एक्सपेंड कर रहे हैं या कोई न्यू यूनिट या न्यू प्लांट एंड मशीनरी अगर हम अपने बिजनेस में ला रहे हैं तो वहाँ पे ये अलाउड होगा, वरना अलाउड नहीं होगा। चलिए मैं आपको पढ़ा देता हूँ। क्या है यहाँ पे कि अगर हम बिजनेस बिफोर जो भी एक्सपेंसेस किया है तो यहाँ पे तो अलाउड होगा, वो तो जेन्युइन सी बात है। लेकिन आफ्टर के में क्या केस है, आफ्टर में बोलता है कि आफ्टर कमिटमेंट ऑफ बिजनेस विल बी अलाउड बट ओनली, कंडीशन लगा दिया, ओनली इन केस ऑफ एक्सटेंशन और एग्जिस्टिंग बिजनेस और इन सेटिंग न्यू यूनिट अगर हम लेके आएंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा। अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस में अगर हमें चाहते हैं कि हमें प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर का डिडक्शन क्लेम करने को मिले, तो हम अगर न्यू यूनिट लेके आएँ तो हमें वहाँ पे डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। या फिर हम बिजनेस को एक्सपेंड करें तो वहाँ पे डिडक्शन हम क्लेम कर सकते हैं। समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हैं हम। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का मतलब क्या है।
कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का मतलब है। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि एग्रीगेट ऑफ कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट की जो कॉस्ट है उसकी एग्रीगेट लेनी है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस और एक्सटेंशन ईयर। जिस दिन हमारा बिजनेस का फर्स्ट ईयर होगा या फिर जिस दिन हम बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, उसका फर्स्ट ईयर एंड का फर्स्ट ईयर वो हम लेंगे, उस दिन की हम फिक्स कॉस्ट लेंगे एग्रीगेट वैल्यू। ठीक है। अब आता है इन केस ऑफ एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या आता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या लेंगे, इसमें लेंगे इक्विटी शेयर होल्डर फंड, प्रेफरेंस शेयर और लॉन्ग टर्म डेब्ट्स एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस और एक्सटेंशन ऑफ ईयर। सेम वही केस है, इसमें क्या लेंगे, 3 चीज़, इक्विटी शेयर होल्डर फंड, प्रेफरेंस शेयर और लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। इन तीनों का हम एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, चाहे वो बिजनेस का हो चाहे एक्सटेंशन ऑफ द बिजनेस का हो, उस दिन का हम इसको एग्रीगेट वैल्यू लेंगे। क्या लेंगे, एग्रीगेट वैल्यू हम लेंगे इसका। ठीक है। तो आज का हमारा सिर्फ यही सेक्शन था, सेक्शन 35D। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात करेंगे, डिडक्शन सेक्शन की बात करेंगे। सेक्शन 35 के बारे में कुछ डिडक्शन है जो आपको अगर आप ITR भरोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा वहाँ से। ठीक है। और इस चैप्टर का मतलब इस लेक्चर का जो हमारा क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में मतलब लेक्चर नंबर 2B में कराऊंगा। ये लेक्चर नंबर 2A है, ये हमारा लेक्चर नंबर 2A है एंड लेक्चर नंबर 2B में इसके क्वेश्चन करेंगे हम। कुछ क्वेश्चन है 4-5 वो करेंगे हम लेक्चर नंबर 2B में। ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।